हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में कि जो औद्योगिक क्रांति थी उसका एक्चुअल में कारण क्या था। औद्योगिकरण जो हुआ था, औद्योगिक क्रांति वो क्या थी, ठीक है। और ये औद्योगिकरण जो हुआ था या फिर औद्योगिक क्रांति, तो वो इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो आप बने रहें लास्ट तक वीडियो में। तो चलते हैं सीधे देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक्चुअल में थी क्या। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका अर्थ औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसके तहत हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। यानी कि मशीनों का यूज किया जाने लगा, हाथ के बजाय मशीनों का यूज किया जाने लगा किसी भी निर्माण कार्यों में, ठीक है। इसके बाद है 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 19वीं सदी में ब्रिटिश उद्योगों को अनेक महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा एवं जिसके कारण इन परिवर्तनों को सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। वस्तुतः जो है यह कोई आकस्मिक घटना नहीं अपितु विकास की एक सतत प्रक्रिया रही है और औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन हुए। मानवीय श्रम के स्थान पर उत्पादन कार्य मशीनों से होने लगा। नवीन आधारभूत धातुओं मुख्यतः लोहा एवं इस्पात का प्रयोग किया जाने लगा। नवीन ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत वाष्प इंजन, ताप इंजन आदि का उपयोग होने लगा। अब कारखानों में उत्पादन किया जाने लगा जिसमें श्रम विभाजन, कार्य कुशलता तथा विशेषज्ञता का जो है समावेश हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे कारखाना प्रणाली के उद्भव और विकास के फलस्वरूप पूंजीवाद का उदय हुआ और जो है पूंजी संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला और वाष्प चालित रेल इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई और सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। सामंतों की जगह उद्योगपति एवं बुर्जुआ वर्ग अस्तित्व में आए। वस्तुतः ये परिवर्तन 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध में अत्यंत तीव्र गति से हुए और इसके परिणाम भी क्रांतिकारी, तीव्र एवं युगांतकारी थे। अतः इन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। यानी कि जब जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसमें बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिला कि जो मनुष्य जो जिन कार्यों को मानव अपने हाथों से करता था वो धीरे धीरे उन सभी कार्यों की जगह किसने ले ली। उन कार्यों को करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होने लगा और धीरे धीरे देखा गया कि समाज में बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है। समाज में कई उद्योगपति वर्ग ने जन्म लिया, ठीक है। और लोगों ने पैसा क्या करके कमा के उसे जमा करने की जो है पूंजी संचय करने की प्रवृत्ति लोगों के मन में जाग उठी, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि एक क्रांतिकारी और तीव्र युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिला पूरे समाज में, ठीक है। इन्हें ही जो है और इन परिवर्तनों को ही क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया कि जो इंसानों की जगह पर चीज़ों को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति क्या थी। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति थी उससे पूर्व में क्या स्थिति थी जो कि औद्योगिक क्रांति के बाद बदल गई। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति देखते हैं। तो 1450 से 1750 ईस्वी के मध्य जो है वाणिज्यिक क्रांति से यूरोप की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए। इसके तहत राज्य के वाणिज्य व्यापार में नियंत्रण, हस्तक्षेप को प्रोत्साहित एवं विस्तारित किया गया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय संपदा और शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इसके बाद मध्यकाल में वाणिज्यवाद के उदय के लिए प्रभावी कारकों में पहला पुनर्जागरण ने भौतिक विषयों में खुशियों को खोजा, अतः वस्तुओं एवं सेवाओं की जो है मांग बढ़ी। दूसरा, सामंतवाद के पतन के कारण गिल्ड और मैनर से मुक्त श्रमिकों ने कुटीर उद्योगों की शुरुआत की एवं अपना व्यापार
बढ़ाने का प्रयास किया। और तीसरा, धर्म सुधार आंदोलन के कारण चर्च और धार्मिक प्रभाव से आर्थिक गतिविधियां मुक्त हुई। और चौथा, भौगोलिक खोजों में नए बाजारों तक उत्पादों की पहुंच संभव हुई और वाणिज्यवाद में विदेशी व्यापार बढ़ाने पर बल दिया गया। ठीक है, यानी कि विदेशी चीज मतलब विदेशों में चीज़ों को बेचने पर बल दिया गया। कहाँ पर? यूरोप में। जो है औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और चांदी तथा सोने के संकेंद्रण पर जोर दिया गया, यानी कि सामान तो जो बनता है वो बाहर विदेशों में बेचा जाए, लेकिन जो सोने चांदी की चीज़ें हैं वो क्या किया जाए? अपने ही देश में जमा किया जाए। ऐसी जो विचारधारा उस समय पर थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोपीय देशों में। ठीक है, और व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण और हस्तक्षेप रहा उस समय पर। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या था औद्योगिक क्रांति से पूर्व। तो औद्योगिक क्रांति के विस्तार और पूंजीपति वर्ग के उभार के साथ वाणिज्यवाद का क्रमिक विरोध शुरू हुआ। और 1976 ईस्वी में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से वाणिज्यवाद की आलोचना की। एडम स्मिथ का कहना था कि कोई भी देश स्थायी रूप से व्यापार संतुलन बनाए रख सकता व्यापार संतुलन नहीं बनाए रख सकता। स्मिथ ने यह भी कहा कि बुलियन यानी कि सोना चांदी एक कमोडिटी है जिसे अतिरिक्त महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अतः वाणिज्यवाद का क्रमिक रूप से पतन हुआ और मुक्त व्यापार की अवधारणा का क्रमिक विकास हुआ, जिसमें मांग एवं आपूर्ति की शक्तियां अदृश्य रूप से बाजार को संगठित और प्रतिस्पर्धी बनाए रखती हैं। ठीक है, यानी कि वाणिज्यवाद था तो उसका जो है धीरे धीरे पतन होने लगा और ये जो है मुक्त व्यापार करने की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से खुलने लगी और धीरे धीरे औद्योगिकरण का जो है औद्योगिक क्रांति का समय आने लगा। ठीक है, अब देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो थी उसके कारण क्या था, किस कारण से जो औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण पहला है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार। यानी कि पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार किस प्रकार से योगदान दिया औद्योगिक क्रांति में। तो पहला है पुनर्जागरण से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई और भौतिक एवं तार्किक विचारों की प्रगति ने विज्ञान के विकास में सहयोग प्रदान किया। और विज्ञान के विकास ने तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास किया। पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप जो है यूरोप के लोगों को भौतिक एवं मानव संसाधनों का एक विस्तृत खजाना प्राप्त हो गया। इसके बाद अगला क्या कारण था? तो अगला कारण था वाणिज्यवाद। यानी कि वाणिज्यवाद या व्यावसायिक क्रांति के तहत व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई, जिससे यूरोप के व्यापारियों के पास भारी धन संपदा संचित हो गई और व्यापार में पूंजी की आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित हो चुका था। इस अधिशेष धन से व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसका उपयोग औद्योगिक विकास में हुआ। ठीक है, एक ये भी कारण था। इसके बाद अगला कारण देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि। यानी कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में जनसंख्या की वृद्धि ने किस प्रकार सहयोग किया। तो यूरोप में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, जिसकी आपूर्ति कृषि एवं कुटीर उद्योग से संभव नहीं थी। और परिणामतः बड़े स्तर पर उत्पादन करने हेतु मशीन एवं कारखाना आधारित उद्योगों के अनुकूल जो है वातावरण तैयार किया गया। यानी कि जो जनसंख्या जैसे जैसे तीव्र गति से बढ़ रही थी यूरोप की, तो वो संभव नहीं था कि कोई भी कुटीर उद्योग या कृषि के चीज़ों से है किसी भी व्यक्ति की जो है आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, तो ऐसा संभव नहीं था। इसलिए उससे भी क्या हुआ कि औद्योगिकरण की भावना जागृत हुई और औद्योगिक क्रांति को जन्म लेने के लिए बल मिला। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से योगदान दी फ्रांसीसी क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने के लिए? तो फ्रांस की 1789 की क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति के अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था जो है पहले से ही मौजूद थी, अतः इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में कोई राजनीतिक अवरोध नहीं था, जबकि यूरोप में अन्य जगह ऐसी स्थिति नहीं थी। फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप में उदारवादी और प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाया और निरंकुश राजतंत्र और घोर सामंती शोषण
घोर सामंती शोषण एवं दमन के अंतर्गत जो है आर्थिक प्रगति की संभावना क्षीण थी। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने औद्योगिक क्रांति को सहयोग प्रदान किया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया औद्योगिक क्रांति के जन्म लेने में। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। अगला कौन सा है? राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसका उदय भी क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के जन्म लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किस प्रकार से? तो 19वीं सदी में राष्ट्रीयता की भावना प्रखर रूप से सामने आने लगी और भौगोलिक खोजों, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्धियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा जो है प्रतियोगात्मक एवं तुलनात्मक समृद्धि से एक राष्ट्र की शक्ति एवं हैसियत का आकलन किया जाने लगा। जब इंग्लैंड में औद्योगिक प्रगति हुई और उसने यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उसने यूरोप में अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की, तो यूरोप के अन्य जो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर औद्योगिक विकास के कार्यों की ओर प्रवृत्त हुए। यानी कि जब इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया और धीरे धीरे बढ़ने लगा उद्योग धंधों का कार्य, तो क्या हुआ कि जो यूरोप के अन्य देश में थे उनमें भी ये प्रवृत्ति जागृत हुई कि हम भी जो है उद्योगों का जो है लगाएंगे और सामानों का उत्पादन करेंगे और उन्हें विदेशों में सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उनके अंदर भी, यूरोप के अन्य देशों के अंदर भी औद्योगिक क्रांति में सहयोग की भावना उदय हुई और ये एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना के तहत ही हो रहा था सब कुछ। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अगला जो है कारण है कारखाना प्रणाली का विकास। यानी कि जो कारखाना प्रणाली है वो किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो है यूरोप में उत्पादन या घरेलू पद्धति पर आधारित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों व व्यापारियों द्वारा कारीगरों को कच्चे माल दिया जाता था तथा कारीगर अपने निवास पर ही अपने औजारों से वस्तुओं का निर्माण करते थे। अब पूंजीपतियों ने अपने सुविधा के लिए सारे कारीगरों को एक जगह एकत्रित कर उत्पादन आरंभ करवाने की योजना बनाई, तो स्वतः ही कारखाना पद्धति का जन्म हुआ जिसने औद्योगिक क्रांति के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया और कारखाना पद्धति के विकसित होने से श्रम विभाजन एवं कार्यदक्षता बढ़ी, जिससे स्वतः ही उत्पादन क्षमता बढ़ी। यानी कि पहले क्या होता था कि लोग बिखरे हुआ करते थे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग जगह पर बनती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, यूरोप में जब जो व्यापारी लोग हुआ औद्योगिक क्रांति व्यापारी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, पूंजीपति लोग जो कारीगर हुआ करते थे उन्हें अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले कारीगरों को एक ही कारखाने में लाया गया और क्या किया गया कि एक ही जगह पर चीज़ों का विकास करने का विचार किया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि चीज़ों को धीरे धीरे सिमटती गई एक ही जगह पर और जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला कारखानों के विकास के कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, यानी कि क्या कारण था कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है सबसे पहले हुआ था। तो सामान्यतः यह प्रश्न उठता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। दरअसल औद्योगिक क्रांति के समय यूरोप के अन्य देशों में भी पूंजी एवं मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। हॉलैंड जैसे देश भौगोलिक खोजों एवं व्यापार वाणिज्य में अग्रणी थे, फिर भी वहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई। इसी प्रकार फ्रांस का उद्योग एवं व्यापार इंग्लैंड से बढ़ा हुआ था। उसकी जनसंख्या इंग्लैंड की तिगुनी थी तथा उसके पास रेशम, पटसन, कोयला, लोहा, जल शक्ति के प्रचुर साधन थे, फिर भी क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही हुआ। आखिर इसके कारण क्या थे? इन कारकों की जांच एवं विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के तहत की जा सकती है। कौन कौन से बिंदु हैं? तो पहला है अनुकूल राजनीतिक वातावरण, यानी कि औद्योगिक क्रांति के लिए जो वातावरण चाहिए होता है वो अनुकूल राजनीतिक वातावरण जो है क्या था, इंग्लैंड में उपस्थित था। जैसे यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड का राजनीतिक वातावरण जो है औद्योगिक क्रांति के अनुकूल था और ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल के स्थान पर राजनीतिक स्थायित्व था। ठीक है, यानी कि वहाँ पर सरकारें जल्दी जल्दी नहीं बदला करती थी। ठीक है, स्थायित्व था। और 1688 ईस्वी की गौरवशाली क्रांति के बाद ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र मजबूती के साथ स्थापित हुआ।
और जनता को उन्मुक्त वातावरण एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और यूरोप के अन्य देशों में इस समय प्रायः निरंकुश सामंती व्यवस्था कायम थी और राजनीतिक अराजकता जो है व्याप्त थी। इस कारण भी जो है अनुकूल राजनीतिक वातावरण मिलने के कारण एक बहुत बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति का विकास इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुआ। इसके बाद अगला कारण देखते हैं भौगोलिक स्थिति, यानी कि इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति औद्योगिक क्रांति में सहायक सिद्ध हुई। वह चारों ओर से समुद्र से घिरा देश है, जिससे वहां बंदरगाहों के निर्माण में आसानी हुई। फलतः व्यापारिक आवागमन में सुविधा हुई तथा परिवहन की सस्ती और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हुई। इससे आंतरिक और बाह्य परिवहन को बढ़ावा मिला और अनुकूल परिवहन सुविधा औद्योगिक क्रांति का प्रेरक तत्व मिल गया और इंग्लैंड का नम जलवायु जो है कपड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त था। यानी कि जो भौगोलिक स्थिति होती है किसी भी उद्योग के लिए लगाने के लिए, वो सभी जो है इंग्लैंड में उपस्थित थी। वहाँ पर अच्छे अच्छे जो है समुद्र से घिरा होने के कारण बंदरगाहों को डेवलप कर लिया गया, जिससे सामानों की जो आवाजाही है वो आसानी से की जा सके। ठीक है, नम जलवायु होने के कारण जो है कपड़ा उद्योग को भी वहाँ पर बल मिला। इसके बाद अगला कारण देखते हैं। अगला कारण है सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति, यानी समुद्री क्षेत्र में घिरा होने के कारण एक शक्तिशाली जहाज रानी का विकास हुआ। इस शक्ति के बल पर इंग्लैंड अपना विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। यही कारण है कि युद्ध काल में भी इंग्लैंड के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार की स्थिति दूसरे देशों के पास उपलब्ध नहीं थी। यानी कि इंग्लैंड ने क्या किया था, एक बहुत ही अच्छा नौसेना बना ली थी और ऐसे ऐसे वाहन तैयार कर लिए थे जो कि व्यापार में काफ़ी भागीदारी करते थे। ठीक है, और इसके बाद अगला कारण है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, जो कि इंग्लैंड के पास थी। इंग्लैंड के पास कोयले एवं लोहे के विशाल भंडार थे और ये खनिज औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत तत्व थे। ठीक है, और इन दोनों खनिजों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को तीव्रता प्रदान की। इसके बाद अगला क्या है, कृषि क्रांति। कृषि क्रांति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व 16वीं 17वीं सदी में कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन हुए। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फॉर्म स्थापित किए गए और नवीन कृषि यंत्रों एवं विधियों का उपयोग हुआ। परिणामतः कृषि से भूमि स्वामियों को लाभ मिला और अधिशेष पूंजी का संचय हुआ, जिसे औद्योगिक क्षेत्र में निवेशित किया गया। और इस कृषि क्रांति के फलस्वरूप खेतीहर मजदूर बेकार हो गए, जिससे वैकल्पिक रोजगार की तलाश में वे शहरों की ओर पलायन कर गए और कम मजदूरी पर कारखानों में काम करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह इंग्लैंड में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी बढ़ी, जिसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें, औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में जन्म लेने के कारण। यानी कि इंग्लैंड में जो हुई उसके में ये कृषि क्रांति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद अगला कारण देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। यानी कि जो है 1740 के दशक में ब्रिटेन में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई और इस वृद्धि से वस्तुओं की मांग और कीमतें बढ़ी। इससे ब्रिटिश उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने व अन्य प्रकार के सुधार करने की प्रेरणा मिली। गौरतलब है कि जनसंख्या तो यूरोप के अन्य क्षेत्रों की भी बढ़ रही थी, लेकिन इसके कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला। इसका कारण यह था कि वस्तुओं की इस मांग की पूर्ति करने में ब्रिटेन सक्षम रहा और औद्योगिक क्रांति ने रोजगार के अवसर बढ़ाए और इस प्रकार जनसंख्या एवं श्रम शक्ति बढ़ने से औद्योगिक क्रांति और सफल हुई। ठीक है, अगला कारण देखते हैं इंग्लैंड का औपनिवेशिक जो विस्तार था, जो हो रहा था अलग अलग देशों में। ठीक है, तो वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था औद्योगिक क्रांति को जन्म लेने में इंग्लैंड से। ठीक है, क्या, तो इंग्लैंड का एक विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। इस औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण इंग्लैंड को कच्चे माल के सुरक्षित एवं अबाधित स्रोत तो प्राप्त हुए ही, साथ ही उत्पादित माल के लिए बाजार भी प्राप्त हो गया। और कच्चे माल और बाजार की उपलब्धता ने पूंजीपतियों को उद्योगों में धन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं को बल प्रदान किया। यानी कि जो कच्चा माल हुआ करता था उद्योगों के लिए चाहिए होता था, वो कहाँ से मिल जाता था, तो जो इंग्लैंड ने जिन देशों पर कब्जे बनाए लिया था, जैसे भारत को ले लीजिए, भारत से वो कच्चे मालों की जैसे सप्लाई करता था इंग्लैंड के लिए, और जब सामानों से कच्चे माल से प्रोडक्ट तैयार हो जाता था तो उस प्रोडक्ट को क्या करता था, वो भारत के ही बाज़ारों में
में बेच देता था। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के पूंजीपति लोग थे उन्हें क्या हुआ कि उन्हें लाभ हुआ कि उन्हें कच्चा माल भी मिल जाता था और सामान तैयार होने के बाद बाजार भी मिल जाता था बेचने के लिए सामानों को। ठीक है, तो और इसके बाद देखते हैं अगला कारण, पूंजी की उपलब्धता, यानी कि औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता आवश्यक होती है और व्यावसायिक क्रांति का अधिकतम लाभ लेने वालों में इंग्लैंड अग्रणी था और भारत अमेरिका जैसे उपनिवेशों के माध्यम से इंग्लैंड में अत्यधिक धन का संचय हुआ था और व्यापारिक बैंकों ने भी इंग्लैंड में उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह पूंजी उपलब्धता ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। और जो है यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यावसायिक क्रांति के दौरान यूरोप के अन्य देशों के पूंजीपतियों ने धन अर्जित किया था, किंतु उन्होंने इसका प्रयोग भूमि खरीदने, भवन निर्माण, शान शौकत इत्यादि कार्यों में किया। वहीं इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने उत्पादक कार्यों में धन का निवेश किया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि आगे जो है अगला कारण क्या है। तो वैज्ञानिक प्रगति एवं नए आविष्कार जो हैं इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसमें, औद्योगिक क्रांति को जन्म लेने में। कहाँ, इंग्लैंड से। ब्रिटेन ने वैज्ञानिक वातावरण एवं अन्य देशों से अधिक उपयुक्त था। ठीक है, भिन्न भिन्न देशों में उत्पन्न हुए वैज्ञानिक विचारों का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड ने ही किया। फलतः इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता बन गया और ये वैज्ञानिक प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति को देखा जा सकता है। तो पहला था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में क्या है, तो 1733 में ईस्वी में जॉन के नामक एक अंग्रेज ने फ्लाइंग शटल नामक कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा बुनाई में तेजी आई और इस आविष्कार ने सूत की मांग में वृद्धि की। इस आवश्यकता की पूर्ति 1764 में जेम्स हरग्रीव्ज ने स्पिनी जेनी नामक एक ऐसे चरखे का आविष्कार करके की जिसके माध्यम से पहले की तुलना में 8 गुना अधिक सूत काता जा सकता था। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत कातने की मशीन का आविष्कार किया जिसे वाटर फ्रेम कहा गया। इस मशीन का संचालन जो है हाथ पैर के स्थान पर जल शक्ति से होने लगा। यह मशीन विशाल एवं तकनीकी जटिलताओं से मुक्त थी। इसके लिए विशाल स्थान की जरूरत थी, अतः इसे कारखाने प्रणाली का विस्तार हुआ। यानी कि कारखाने का विस्तार क्यों हुआ, तो मशीनों को, बड़ी बड़ी मशीनों को रखने के लिए विस्तार हुआ। और इसी से कहा जा सकता है कि आर्कराइट ने औद्योगिक क्रांति के तहत सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली और आगे चल करके जो है वस्त्र उद्योग में पावर लूम का विकास हुआ और फिर बढ़िया किस्म का कपड़ा उत्पादित होने लगा। ठीक है, और अगला जो है किस क्षेत्र में वो देखा गया, लोहा एवं कोयला उद्योग के क्षेत्र में चीज़ें देखने को मिली। मशीन एवं यंत्रों के निर्माण में लोहा एवं इस्पात की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः इस क्षेत्र में नए आविष्कारों और तकनीकी विकास ने औद्योगिक क्रांति को तीव्र कर दिया और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाता था। इससे जंगल कटने लगे, लकड़ी की कमी होने लगी, साथ ही यह पद्धति खर्चीली भी थी। अतः 18वीं शताब्दी में अब्राहम डर्बी एवं जॉन रोसर ने पत्थर के कोयले के उपयोग का सूत्रपात किया और इस्पात के उत्पादन के रूप में लौह उद्योग में विकास और अधिक हुआ और स्टील उत्पादन हेतु बेलन यंत्र यानी कि रोलिंग मशीन जो है का आविष्कार हुआ और लोहा बनाने के लिए पत्थर के कोयले का उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। अतः कोयले की नई खदानें खोजी गई। 1815 में हेम्फ्रे डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया जिससे खानों के भीतर काम करना सुगम हो गया। फलतः कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद आगे के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति कौन सी हुई थी। तो परिवहन क्षेत्र में नवीन आविष्कार देखने को मिले थे। यानी कि जो परिवहन क्षेत्र है उसमें कई ऐसे आविष्कार जो हुए थे जो वैज्ञानिक प्रगति का एक उदाहरण थे। कच्चे माल को कारखानों तक तथा उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाना परिवहन एवं यातायात के साधनों में सुधार द्वारा ही संभव था और 18वीं सदी के अंत में सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो है अच्छी प्रगति हुई और स्कॉटलैंड के अभियंता जॉन लुडोम कार्डम ने पत्थर, कंकड़ और तारकोल के जो मिश्रण से
सड़क निर्माण की नई विधि का आविष्कार किया और स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्गों का भी प्रयोग किया गया। ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर ने 1761 ईस्वी में मैनचेस्टर से बर्फले तक 11 मील लंबी नहर खुदवाई। इससे कोयले का दाम आधा घट गया और इसके बाद जो है इंग्लैंड में नहर बनाने का सिलसिला उसी तरह चला जिस तरह से 19वीं सदी में रेल लाइन को जो है रेल लाइन को बिछाने का 1869 में ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनैंड ने लेस्सप ने स्वेज नहर निर्माण पूरा करवाया, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाने लगी और इस नहर के बन जाने से यूरोप और भारत के मध्य दूरी जो है 1/3 कम हो गई। और 1807 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियर रॉबर्ट फुल्टन ने एक वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया जिसने जल परिवहन के क्षेत्र में क्रांति कर दी और लोहे की पटरियों पर जो है चलने वाले वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार न केवल औद्योगिक क्रांति का परिणाम था बल्कि औद्योगिक क्रांति को तीव्र गति प्रदान की गई। यूँ तो वाष्प इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वॉट कर चुका था, जिसका प्रयोग कपड़ा उद्योग में बुनाई मशीन के संचालन, खदानों से पानी जो है निकालने आदि में किया जा रहा था, किंतु 1814 ईस्वी में जो है जॉर्ज स्टीवेंसन ने रेल के वाष्प इंजन का विकसित रूप जो है तैयार किया और 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर से लिवरपूल शहर के बीच प्रथम रेलगाड़ी का संचालन आरंभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से औद्योगिक जो है परिवहन क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति देखने को मिली। अब देखते हैं कि अगला संचार व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिले वैज्ञानिक प्रगति के कारण। तो संचार साधनों ने तकनीकी विकास में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को पूरा किया और रोलैंड हिल नामक अंग्रेज ने 1850 के दशक में आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव डाली और 1844 ईस्वी में अमेरिका निवासी सैमुअल मोर्स ने एक तार यंत्र का आविष्कार किया जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजना जो है आसान हो गया। और 1876 ईस्वी में अमेरिकी निवासी जो है ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी विकास किया। इसी क्रम में 1901 ईस्वी में इटली के मार्कोनी ने बेतार के तार यानी वायरलेस टेलीग्राफी तथा रेडियो का आविष्कार किया। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान और सुगम होता गया। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी उसमें हर क्षेत्र में कुछ न कुछ आविष्कार देखने को मिल रहे थे, चाहे वो संचार क्षेत्र हो, परिवहन क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में अलग अलग आविष्कार देखने को मिल रहे थे नित्य दिन। ठीक है, और आविष्कार कुछ आविष्कार जो हैं और उनके प्रमुख आविष्कारक कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्लाइंग शटल जो इसके जो है आविष्कारक कौन थे, तो जॉन के। स्पिनिंग जेनी किसके थे इसके आविष्कारक कौन थे, तो जेम्स हरग्रीव्स। वाटर फ्रेम के तो आर्कराइट इसके आविष्कारक थे। भाप इंजन के जेम्स वॉट। तार यंत्र के सैमुअल मोर्स। टेलीफोन के ग्राहम बेल। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक क्रांति जो है क्रांति या क्रमिक विकास का परिणाम, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति थी उसके क्रांति के जो क्रमिक विकास का परिणाम क्या हुआ उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्रांति शब्द अल्पकाल में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन का द्योतक है, जबकि क्रमिक विकास दीर्घकाल से चले आ रहे परिवर्तनों को रेखांकित करता है। इसी आधार पर विद्वानों के एक समूह का मानना है कि यूरोप में औद्योगिकरण का एक दीर्घकालीन वाणिज्य व्यापार के विकास का परिणाम है। उनके अनुसार यह परिवर्तन क्रमिक रूप से घटित हुआ और अतः इसे क्रांति कहना उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन विद्वानों के एक दूसरे समूह का मानना है कि यद्यपि 18वीं सदी में होने वाला औद्योगिकरण एक क्रमिक उत्थान का परिणाम अवश्य था, लेकिन नवीन आविष्कारों ने उत्पादन की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन लाया। जैसे 1733 ईस्वी में जो है जॉन के की फ्लाइंग शटल से कपड़ों की बुनाई आसान हुई, तो 31 साल जो है बाद जो जेम्स हरग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी से 8 गुना अधिक तेजी से जो है सूत को काटा जाने लगा।
ठीक है। और इसके बाद कातना संभव हुआ और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन नवीन आविष्कारों ने लंबे समय से चले आ रहे बुनाई कताई की प्रक्रिया को तीव्र किया और इस तरह विनिर्माण में आसानी हुई। साथ ही गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर हुए। फलतः उत्पादन एवं वितरण, निर्माण, प्रबंधन, परिवहन आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव हुए। अतः 18वीं सदी के परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति मानना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति जो है उसका परिणाम क्या हुआ और इसके प्रभाव क्या हुए। तो औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी व सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किया और इस क्रांति ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। और इस दौरान वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, परिवहन व संचार साधनों में क्रांतिकारी बदलाव हुए, जिनसे मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुए। ठीक है। और इसके बाद इसके आर्थिक परिणाम क्या हुआ तो वो देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया, जिसका परिणाम जो है आर्थिक क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादन घरेलू स्तर पर होता था, अर्थात कारीगर छोटे स्तर पर घर पर ही उत्पादन करते थे, किंतु तकनीकी विकास जो है और मशीनों के सुलभ होने से व्यापक स्तर पर जो है कारखाने स्थापित होने लगे, जिससे जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और इस तरह पारंपरिक कुटीर उद्योग प्रणाली का स्थान कारखाना व फैक्ट्री जो है प्रणाली यानी कि सिस्टम ने ले लिया। ठीक है। कारखाना प्रणाली के आगमन से शहरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संसाधन शहरों में केंद्रित होने लगे और शहर जब अर्थव्यवस्था का आधार बन गए और औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में व्यापक असंतुलन को जन्म दिया। ठीक है। और इसने राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के शोषण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिकृत राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के शोषण का जन्म दिया। किसने? औद्योगिक क्रांति ने। ठीक है। और इसने वैश्विक स्तर पर औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को भी मजबूत किया, क्योंकि उपनिवेशों से प्राप्त कच्चा माल और उत्पादित माल की खपत हेतु बाजार उपलब्ध हो गया। वस्तुतः इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सफलता का यह एक प्रमुख कारण था। ठीक है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति से आर्थिक सिद्धांतों और व्यवस्था पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से पूर्व वाणिज्यवादी सिद्धांत और एकाधिकार की नीति पर अर्थव्यवस्था आधारित थी और उद्योगों के विकास से पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जो सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त व्यवस्था का समर्थक था। और हम जो है इस नवीन व्यवस्था को अहस्तक्षेप की नीति कहा गया और जिसके अनुसार बाजार का अपना अनुशासन होता है, जो कि मांग और पूर्ति के नियमों से संचालित होता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नवीन व्यापारिक कंपनियों की जो है स्थापना हुई और इसी क्रम में केंद्रीय बैंकों, बीमा कंपनियों का भी उदय हुआ और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ, जिससे वैश्वीकरण की ओर विश्व के क्रमिक विस्तार का आधार निर्मित हुआ। ठीक है। अब देखते हैं कि आगे जो है क्या है। तो आगे है सामाजिक परिणाम, यानी कि सामाजिक रूप से क्या परिणाम हुए औद्योगिक क्रांति के, तो उसे देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में व्यापक क्रांति हुई और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता व खाद्य पदार्थों को क्रय करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और औषधि विज्ञान में कई खोजों ने मृत्यु दर में कमी की। वहीं दूसरी ओर औद्योगिकृत देशों में व्यापक रोजगार का सृजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है। और औद्योगिक क्रांति ने पारंपरिक सामाजिक ढांचे के स्थान पर एक नवीन सामाजिक संरचना को जन्म दिया, जिसके दो छोर पूंजीपति और श्रमिक वर्ग थे। एक और पूंजीपति व्यापारी वर्ग आदि को औद्योगिक क्रांति से काफ़ी लाभ हुआ, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों को औद्योगिक क्रांति के दौरान शोषण का शिकार होना पड़ा। उन्हें न्यून वेतन पर 15 से 16 घंटे कार्य करना होता था। साथ ही कारखानों में प्रकाश, स्वच्छ हवा और साफ सफाई के अभाव ने उन्हें अस्वस्थ किया। इसके अलावा तीव्र शहरीकरण व जनसंख्या वृद्धि के कारण इन्हें शहरों में उचित आवास, भोजन व अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। फलतः श्रमिक आंदोलनों का जन्म हुआ और समाज में तनाव व वैमनस्य पैदा हुआ। यानी कि ये सभी चीज़ें जो किसके कारण हो रही थी? औद्योगिक क्रांति के कारण ही हो रही थी। ठीक है। और औद्योगिकरण का एक दुष्परिणाम मानव संबंधों में गिरावट और मानवीय संवेदनशीलता में कमी के रूप में सामने आया। पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया में एक मानव की दूसरे मानव पर निर्भरता अधिक थी।
अब यह स्थान धीरे धीरे मशीनें ले रही थीं, जिसके फलस्वरूप मानवीय संवेदनशीलता में कमी महसूस की गई। यानी कि जब मशीनें आ गई तो मानव की ज़रूरत ही नहीं होती थी, और जब मशीनें नहीं थी तो सभी मनुष्य जो एक दूसरे से मिलकर कार्य करते थे, कुछ थोड़े थोड़े काम। लेकिन मशीनों के युग में जो है मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिससे मानव और मानव के बीच जो है संबंधों में गिरावट देखने को मिलने लगी। और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है लोगों का शहरों की ओर प्रवसन हुआ। साथ ही इन शहरों में आवास की भी व्यापक कमी थी। इसका परिणाम संयुक्त परिवारों का विभाजन व एकल परिवारों के उदय के रूप में हुआ। साथ ही कई श्रमिकों के परिवार से दूर शहरों में अकेले रहने का भी प्रचलन हुआ। इससे श्रमिक जो है इलाकों के आसपास वेश्यावृत्ति में भी वृद्धि देखी गई। औद्योगिक क्रांति के दौरान शराब और जुए के प्रचलन में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे राजनीतिक परिणाम इसके क्या निकले औद्योगिक क्रांति के। तो प्रजातंत्र की मांग, यानी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अधिक लोकप्रिय होने लगी और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं राजनीतिक उदारता का भाव निहित था। अधिकांश देशों में सामंतवादी निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी जो पूंजीपति वर्ग के हित में नहीं थी। नवोदित औद्योगिक पूंजीपति एवं मध्यम वर्ग राजनीतिक अधिकारों का आकांक्षी था और यह वर्ग अपनी बौद्धिक और आर्थिक समृद्धि के कारण शासन प्रणाली को प्रभावित करने में समर्थ था। कुलीन तंत्र के विरुद्ध पूंजीपति मध्य वर्ग एवं इंग्लैंड में अनेक जो है श्रमिकों ने संगठित होकर प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया और 19वीं सदी में इंग्लैंड में अनेक जो है संसदीय सुधार किए गए। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से पनपे वर्गों के प्रभाव के फलस्वरूप राजनीतिक सत्ता जो है भूमिपतियों के हाथों से मुक्त हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो औद्योगिक रूप से मजबूत देशों की औपनिवेशिक आवश्यकता ने क्या किया, तो औपनिवेशिक आवश्यकता ने अनेक गुटों का निर्माण होने लगा। अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय रह गया। फलतः अनेक युद्ध जो है हुए जिनसे मानवता के समक्ष चुनौतियां उपस्थित हो गई और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धाओं की चरम परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, और श्रमिक आंदोलन देखने को मिले। श्रमिकों ने अपनी कार्य दशाओं एवं जीवन स्थिति को सुधारने के लिए अपने संगठन स्थापित किए और इन संगठनों के माध्यम से जहां उन्होंने उद्योगपतियों को अपने अनुकूल सुविधाएं जैसे काम के निश्चित घंटे, वेतन वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया, वहीं सरकार को श्रमिक कानून बनाने के लिए भी बाध्य किया। 1825 में ईस्वी में इंग्लैंड में श्रमिक संघों को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई और आगे चार्टिस्ट आंदोलन के माध्यम से वहां के श्रमिकों ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। यानी कि श्रमिक आंदोलनों के माध्यम से जो है श्रमिकों ने भी अपने हक के लिए पूंजीपति वर्ग के प्रति जो है क्या किया, विरोध प्रदर्शन किए, जिससे उनके श्रमिकों को भी उनका हक मिल सके। इसके बाद वैचारिक परिणाम क्या हुए औद्योगिक क्रांति के, तो मुक्त व्यापार की विचारधारा जो पनपी, हस्तक्षेप की विचारधारा बलवती होती गई और एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री इसके पक्षधर थे और इसके अंतर्गत औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप को कम किए जाने की बात पर जोर दिया जाने लगा। वस्तुतः सरकार का कार्य पुलिस की तरह संपत्ति की रक्षा करना तथा कानूनों का पालन करवाना था। नवोदित पूंजीपति वर्ग में यह आर्थिक दर्शन बहुत लोकप्रिय हुआ और औद्योगिक क्रांति ने विचारधारा के स्तर पर भी मानव समाज को जो है प्रभावित किया और औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों का व्यापक शोषण हुआ। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसे समाजवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। 1848 में कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी कर वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। इसमें औद्योगिक श्रमिकों को सर्वहारा की संज्ञा दी गई और इस दौरान उपयोगितावाद, स्वच्छंदतावाद आदि विचारधाराओं का भी विकास हुआ और इस तरह औद्योगिकरण ने मानव समाज के विभिन्न पक्षों को जो है प्रभावित किया, जिसकी तार्किक परिणति राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक व
शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों में परिवर्तन के रूप में हुई। चूंकि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक न सीमित रहकर विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, इसलिए इस परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी जाती है। औद्योगिक क्रांति से जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन वेशभूषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यता, कला, साहित्य व मनोरंजन के साधनों आदि में हुआ। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, यानी इसका कारण क्या था और क्या कारण था कि जो है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही हुआ था और औद्योगिक क्रांति ने किन किन क्षेत्रों में विकास किया और किन किन क्षेत्रों में जो है परिवर्तन लाए, प्रभाव पड़े इसके। तो उन सभी को हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम नए नए टॉपिक पर वीडियो जो है बनाते रहेंगे। तो उसके लिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।